वेलकम फ्रेंड्स। पीछे हमने आपको मैट्रिक्स की रैंक माइनर्स की सहायता से निकालने के बारे में बताया था। अब इस सेशन में हम नॉर्मल फॉर्म्स की सहायता से रैंक निकालने के बारे में आपको बताएंगे। नॉर्मल फॉर्म्स की सहायता से रैंक हम कैसे निकालते हैं? नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? अगर हम किसी दिए हुए मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दें ऑपरेशंस की सहायता से, तो वो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म कहलाएगी। अब अगर हमने माना कि हमारे पास कितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो हमारे पास जो रैंक हो जाएगी मैट्रिक्स की, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और इसको हम कितना लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं I2 0 0 0, या इसको हम लिख सकते हैं I2, या इनमें से कोई एक फॉर्म में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में हमें क्या करना है? दिए हुए मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अगर मैट्रिक्स आर ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो रैंक आर होगी, और इसको हम इस किसी भी प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ईच वन ऑफ दीज 4 फॉर्म्स इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म को हम कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। एग्जाम्पल्स के लिए हम लेते हैं, रिड्यूस द मैट्रिक्स ए टू इट्स नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। हियर ए इज इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स की रैंक, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास कितना है? 4y4। तो हमारे पास मैट्रिक्स है गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू दे रखी है 0 1 -3 -1 1 0 1 1 3 1 0 2 1 1 -2 0। सबसे पहले हम ऑपरेशंस की सहायता से इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हम नॉर्मल फॉर्म बनाएंगे, माइनस वाले मेथड का उपयोग नहीं करेंगे। तो अब हमें ये देखना है, ऑपरेशंस लगाते हुए हमें बहुत ध्यान से ये देखना है कि हम जिस रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं, माना हम यहाँ पर रो 2 का उपयोग कर रहे हैं ऑपरेशंस किस में लगाने के लिए? रिप्लेस करने के लिए रो 3 को और रो 4 को। तो हम रो 2 में इसके साथ कोई ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। अगर आप जल्दबाजी में क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे तो आप अक्सर गलती करेंगे। सबसे पहले हमने रिप्लेस किया, रिप्लेसिंग R3 R3y R3 माइनस 3R2। तीसरी रो में से हमने दूसरी रो का 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड रिप्लेसिंग R4 R4 को हमने किससे रिप्लेस किया? R4 माइनस R2। हमने चौथी रो से दूसरी रो को सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमें हमेशा एक विषय का ध्यान रखना होगा कि अगर हमने तीसरी रो में इस एलिमेंट को 0 बनाया है तो हम प्रयास करें कि उससे अगली या उससे ऊपर की रो में भी हम इसी एलिमेंट्स को 0 बनाएं, मतलब फर्स्ट एलिमेंट्स को 0 बनाएं। तो इससे क्वेश्चन आसानी से सरल होते चले जाएंगे। हमने अप्लाई किया ऑपरेशन तो हमारे पास मैट्रिक्स आया, हमने 3 टाइम्स घटाया, 3 1 जा 3, 3 से 3 सब्ट्रैक्ट किया 0। अब हमने 0 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो 1। अब हमने 3 1 जा 3, 0 से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो -3, और 2 से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो -1। R2 को घटाया हमने R4 से, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, -2 माइनस 1 इज इक्वल टू -3, एंड 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। अब हम देखते हैं कि हमारे पास रो 1, रो 3 और रो 4 सेम रो हैं। पहले हम चाहें तो हम R1 और R2 को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो y इंटरचेंजिंग R1 एंड R2,
हमने R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1 लिख लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये 3 रो सेकेंड, रो थर्ड और रो फोर्थ सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम रिप्लेसिंग कर सकते हैं कॉलम को या रो को। हम R2 को इन दोनों से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या हम रिप्लेस कर सकते हैं कॉलम्स को। यहाँ पर हमने रिप्लेस किया है कॉलम्स। हम दो ऑपरेशंस एक साथ भी लगा सकते हैं। अगर हम ध्यान दें, पहले कॉलम में पहले एलिमेंट्स के अलावा बाकी सब एलिमेंट्स 0 हैं। तो अब हम इस 1 को अगर हम तीसरे कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 हो जाएगा, और फोर्थ कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये भी 0 हो जाएगा। बाकी सभी एलिमेंट्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स 0 हैं। इसी के साथ हम दूसरा ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। हम देखते हैं कि दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट 0 है, तो हम इसका 3 टाइम्स इसमें ऐड कर दें तीसरे कॉलम में तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसको चौथे कॉलम में ऐड कर दें तो ये चौथे कॉलम के बाकी एलिमेंट्स भी हमारे पास 0 हो जाएंगे। हमने यहाँ पर यही किया है, C3 को रिप्लेस किया है C3 माइनस C1 प्लस 3C2 से, और C4 को रिप्लेस किया है C4 माइनस C1 प्लस C2 से। तो हम देखते हैं कि हमारे पास तीसरे कॉलम और चौथे कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास R2 में 1 है, R3 में भी और R4 में भी। तो हम यहाँ पर R2 को R3 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और R4 से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने रिप्लेस किया है R3 को R3 माइनस R2 एंड R4 को R4 माइनस R2 से। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास अब मैट्रिक्स बचता है 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब हमारे पास केवल दो एलिमेंट्स बचे और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। हम देखते हैं कि अब हमारे पास किसी भी ऑपरेशन से इनमें से कोई भी 1 0 नहीं हो सकता। और कितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट होगा I2 के। जब ये 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है तो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास रैंक ऑफ A इज इक्वल टू हो जाएगी 2। तो यहां हमने देखा कि हमने दिए हुए मैट्रिक्स A को ऑपरेशंस की सहायता से, मैट्रिक्स के ऑपरेशंस की सहायता से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, और वो कितने ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ, 2 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ। इसलिए A की रैंक कितनी हो गई हमारे पास, 2 हो गई। इसी क्रम में हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, reduced the matrix A to its normal form and find its rank। A हमारे पास कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 5, और कितने कॉलम हैं, 1 2 3 4 5। तो A हमारे पास 5 क्रॉस 5 यानी 5x5 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। जरूरी नहीं है कि जिन ऑपरेशंस का प्रयोग हम कर रहे हैं आप भी उन्हीं ऑपरेशंस का प्रयोग करें। आप किसी अलग ऑपरेशंस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नियम आपको याद रखना है कि अगर आपने छोटे से छोटा क्वेश्चन करना चाहते हैं तब, अगर आपने दूसरी रो का पहला एलिमेंट मान लिया 0 बनाया है, तो तीसरी रो के भी पहले एलिमेंट को पहले 0 बनाइए, चौथी रो के भी और पांचवी रो के भी। यहाँ हमने रिप्लेस किया R2 को R2 माइनस R1 से, R3 को R3 माइनस R1 से और R4 को R4 माइनस R1 से। हमने R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट किया, तो हम देखते हैं R2 में 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 1, 5 में से 4 1, 6 में से 5 1, 7 में से 6 1, 8 में से 7 1। इसी प्रकार हम R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 2 2 2 बचता है। R4 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास
777 बचता है। R5 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 12 12 12 12 बचता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरी रो का प्रत्येक एलिमेंट क्या है, 1 के साथ किसी भी ऑपरेशन लगाने का आसान होता है, तो इसलिए हम हमेशा जहां 1 होगा उसके साथ ऑपरेशन अप्लाई करना चाहेंगे और वो हमारे लिए ज़्यादा सुविधाजनक भी होगा। तो अगर हम इसका 3 टाइम्स दूसरी रो का 3 टाइम्स पहली रो से सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसका पहला एलिमेंट 0 हो जाएगा। इसका 2 टाइम्स तीसरी रो से सब्ट्रैक्ट कर दें तो तीसरी रो के सभी एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। और अगर हम दूसरी रो का 7 टाइम्स चौथी रो से सब्ट्रैक्ट कर दें तो चौथी रो के सभी एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। और अगर हम दूसरी रो का 12 टाइम्स फिफ्थ रो से सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिफ्थ रो के भी सभी एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं कि ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स इक्विवेलेंट होगा। अब हमारे पास मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हुआ 0 1 2 3 4 1 1 1 1 1 एंड बाकी सब एलिमेंट्स 0 हो गए। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें कॉलम से अगर पहले कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये सभी वंस हमारे पास 0 हो जाते हैं। तो यहाँ हमने रिप्लेस किया कॉलम C2 को C2 माइनस C1 से, C3 को C3 माइनस C1 से, C4 को C4 माइनस C1 से और C5 को C5 माइनस C1 से। तो हमारे पास रिड्यूस्ड मैट्रिक्स आ गया 0 1 2 3 4 1 0 0 0 0 एंड बाकी सब एलिमेंट्स 0। अब हम देखते हैं कि दूसरे कॉलम में हमारे पास 1 है और बाकी सब एलिमेंट्स कैसे हैं, 0 हैं। तो अगर हम इस दूसरे कॉलम का 2 टाइम्स तीसरे कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 हो जाएगा। 3 टाइम्स चौथे कॉलम से और 4 टाइम्स पांचवें कॉलम से। हमने रिप्लेस किया C3y C3 माइनस 2C2, C4y C4 माइनस 3C2 एंड C5y C5 माइनस 4C2। तो हमारे पास रिड्यूस्ड मैट्रिक्स आ गया 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0। हमने इंटरचेंज किया C1 और C2 को, तो हमारे पास कितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, 2 ऑर्डर का। और इसको हम लिख सकते हैं ये इक्विवेलेंट है I2 के। दिया हुआ मैट्रिक्स को हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो 2 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, इसलिए हमारे पास रैंक ऑफ A इज इक्वल टू हो जाएगी 2। इसी क्रम में हम एक तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसको हम नॉर्मल फॉर्म की सहायता से तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रोसेस वही अपनाएंगे। फाइंड द रैंक ऑफ A। एक हमें मैट्रिक्स दे रखा है 1 1 1 B प्लस सी C प्लस A प्लस V BC CA AV। माइनर्स की सहायता से हम इसको सरल करने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका कितना ऑर्डर है, 3×3। तो माइनर जो इसमें सबसे बड़े ऑर्डर का होगा वो भी 3×3 का होगा। तो माइनर ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A के बराबर है। तो ये हमारे पास माइनर आ गया। अब इसको सरल करने के लिए हम इसमें ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। हम देखते हैं ये इज इक्वल टू होगा, अगर हम C2 से C1 सब्ट्रैक्ट कर दें और C3 से भी C1 सब्ट्रैक्ट कर दें। हमने रिप्लेस कर दिया C2 को C2 माइनस C1 और C3 को C3 माइनस C1 से। हम देखते हैं 1 माइनस 1 0, C से C कैंसिल, तो कितना बचेगा A माइनस V। ऐसे ही 1 माइनस 1 0, A प्लस V माइनस B प्लस C इज इक्वल टू A माइनस C। ऐसे ही CA माइनस BC, C कॉमन ले लेंगे A माइनस V, AB माइनस BC B कॉमन ले लेंगे A माइनस C। अब हम देखते हैं दूसरे कॉलम में हमारे पास A माइनस V कॉमन है और तीसरे कॉलम में हमारे पास A माइनस C कॉमन है।
तो हम दूसरे कॉलम से a माइनस वी और तीसरे कॉलम से a माइनस सी कॉमन लेते हैं, तो रिड्यूस्ड रेंट हमारे पास होगा 1 0 0 b प्लस सी 1 1 बी सी सी वी। एक्सपेंड करने के लिए हम देखते हैं साइन प्लस माइनस प्लस, लेकिन अगले दो एलिमेंट्स हमारे पास जीरो हैं, इसलिए हम केवल 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे और इसकी हमारे पास वैल्यू हो जाएगी v माइनस सी। देयरफॉर डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू आया हमारे पास a माइनस वी इंटू a माइनस सी इंटू बी माइनस। तो हमारे पास तीन केसेज एग्जिस्ट कर सकते हैं। a b c या तो ऑल डिफरेंट्स हो सकते हैं, a b c में से कोई दो नंबर बराबर हो सकते हैं, या तीनों ही इक्वल्स हो सकते हैं। केस फर्स्ट में हम लेते हैं इफ a, b, c आर ऑल डिफरेंट। अगर तीनों डिफरेंट्स हैं, a इज नॉट इक्वल टू v, b इज नॉट इक्वल टू c, तो हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट a की जो वैल्यू होगी वो नॉन जीरो होगी, जीरो के बराबर नहीं होगा। जब इस केस में डिटर्मिनेंट a जीरो के बराबर नहीं होगा और डिटर्मिनेंट a का जो हमारे पास ऑर्डर है वो ऑर्डर है 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देयरफॉर रैंक ऑफ a इस केस में होगी 3। अब हम आगे देखते हैं कि अगर इफ टू ऑफ नंबर्स a b c आर इक्वल बट आर डिफरेंट फ्रॉम थर्ड, हमने माना तीसरे केस में कि a बराबर b है लेकिन ये c के बराबर नहीं है, तो हम देखते हैं कि कम से कम एक माइनर दो ऑर्डर का हमारे पास ऐसा जरूर होगा जो नॉन जीरो होगा। हम सेकंड माइनर्स को ले लेते हैं, इसमें हम पुट करते हैं a बराबर b c प्लस a, तो 1 c प्लस a 1 a, b बराबर a हमने पुट किया तो a प्लस a 2a हो गया। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास होगी 2a माइनस सी माइनस a जो बराबर होगा a माइनस सी के, जो जीरो के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं कि हम कोई भी दो नंबर्स अगर बराबर लेते हैं जो तीसरे नंबर्स के बराबर नहीं हैं, तो उस केस में डिटर्मिनेंट a तो हमारे पास जीरो होगा। अगर a बराबर हमारे पास है b के तो डिटर्मिनेंट a जीरो होगा। जब डिटर्मिनेंट a जीरो होगा तो रैंक a 3 से कम होगी। अब हम देखते हैं कि क्या दो ऑर्डर का कोई एक माइनर हमारे पास ऐसा एग्जिस्ट करता है जो नॉन जीरो है। तो यहाँ हम देखते हैं 1 1 c प्लस a और a प्लस v, इस माइनर का मान v बराबर a के लिए हमारे पास कितना आता है a माइनस c के बराबर आता है, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि a c के बराबर नहीं है। तो हम देखते हैं कि कम से कम दो ऑर्डर का माइनर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो नॉन सिंगुलर है, इसलिए इस केस में रैंक होगी 2। लेकिन अगर हम देखते हैं कि हमारे पास तीनों बराबर हैं, a बराबर है b के, b बराबर है c के, तो इस केस में जो हमारे पास डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स a होगा उसकी वैल्यू होगी a इज इक्वल टू 1 1 1। हमने a b c तीनों का मान बराबर है, हमने माना तीनों a के बराबर हैं, तो ये a स्क्वायर a प्लस a 2a a प्लस a 2a a प्लस a 2a। इसी प्रकार ऊपर हम देखते हैं a इंटू a स्क्वायर और a स्क्वायर। तो हमारे पास जो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स आएगा वो ये आएगा। सिंस a b c आर इक्वल, देयरफॉर डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि रैंक a लेस देन होगी 3 से। अब अगेन हम देखते हैं
कि दो ऑर्डर के जितने भी माइनर्स होंगे उन सब की वैल्यू भी जीरो होगी। 2a माइनस 2a जीरो, 2a माइनस 2a जीरो, 2a क्यूब माइनस 2a क्यूब जीरो, 2a क्यूब माइनस 2a क्यूब जीरो, इट इज सी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दो ऑर्डर के सभी माइनर्स भी जीरो होंगे और बाकी सब एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, इसलिए हम देखते हैं कि जब रैंक 2 भी नहीं है 3 भी नहीं है, इसलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए 1 होगी। आशा करते हैं आपको भी इसे पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।